हिंदी में 1980 और 90 के बाद जो लिखा गया है वो शैक्षणिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों तक कितना पहुंच पाया है? पहुंचा है या नहीं, ऐसा आप पूछ रहे हैं। 90 के बाद का जो लेखन है, वास्तव में ये तो वैसे चिंता का विषय भी है कि पाठ्यक्रमों में सामान्यतः पहले हम सब लोग देखते हैं, चूँकि हम सब लोग हिंदी से जुड़े हुए हैं, हिंदी की पाठ्य पुस्तक की निर्माण प्रक्रिया में भी मैं कई बार जुड़ा रहा, विद्यालयों में भी और महाविद्यालय के सिलेबस के लिए भी। हम सब लोगों को ये ध्यान में आता है कि पहले साहित्य का जो सौष्ठव था या जो उसकी उदात्तता थी वो बड़ी अच्छी लगती थी, क्योंकि वो युग भी ऐसा था कि रजत बाबू का साहित्य का एक छोटा हिस्सा है, तो फणीश्वरनाथ रेणु उसमें आ रहे हैं, मेला आंचल का एक अंश ले लिया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान आ रही हैं, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र आ रहे हैं उसमें, सुई दो रानी डोरा दो रानी या सोना हिरनी, किट्टो की लहरी। लेकिन देखते ही देखते परिदृश्य बदला तो है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि समकालीन रचनाकारों को उसमें स्थान नहीं मिल रहा है, बहुत अल्प मात्रा में, और जो मिला है वो केवल षड्यंत्र के तहत मिला है। एक विशिष्ट समय में जब विशेष सरकारें रही, विशेष विचार के वो समर्थक रहे, तो उन्होंने अपने लोगों की रचनाएं डाली, और वो रचनाएं भी ऐसी रचनाएं हैं कि मुझे कई बार लगता है कि बच्चों को ये सब पढ़ाने की ज़रूरत है क्या? आप अपना विचार एक पूरी की पूरी पीढ़ी पर थोपने के लिए या हमारी परंपराओं को नकारने के लिए, हमारी संस्कृति का मजाक बनाने के लिए आप, और इस षड्यंत्र में हिस्सेदारी बड़े बड़े लोगों ने की, यानी इसको हमको कहने में बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए कि चाहे वो परसाई जी का लेखन हो या कमलेश्वर का लेखन हो, इन सब लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक भारतीय संस्कृति को हानि पहुंचाने का काम किया, और हम लोगों ने उन्हीं चीज़ों को पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बनाया। हालांकि धीरे धीरे ये प्रक्षालन का काम हुआ। मेरा ऐसा मानना है कि इसको वैचारिक प्रतिबद्धता से परे हट करके हम लोगों को केवल ये विचार करना चाहिए कि आप अंततः अपनी इस नई पौध को, नई पीढ़ी को जोड़ना कहाँ चाहते हैं। इस भारत की जड़ों से अगर आप जोड़ना चाहते हैं, एक राष्ट्रभक्त नागरिक तैयार करना चाहते हैं, तो आपको वो सब देना पड़ेगा जो वास्तव में उसके लिए आवश्यक है। बाल साहित्य की चर्चा करते हुए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बाल पत्रकारिता असफल केवल तब होती है जब आप बच्चे की क्षुधा को समझ नहीं पाते, उसकी प्यास क्या है, उसको कितना पानी देना है, उसको कितनी भूख लगी है, उसको व्यंजन कौन सा खिलाना है। माँ की तरह आपको बाल साहित्य परोसना होता है। यही बात पाठ्य पुस्तकों पर भी लागू होती है कि आप बच्चा जो चाह रहा है, बच्चा उस माध्यम से जो ग्रहण करना चाहता है, जिस प्रकार की सामग्री वो चाहता है, उस प्रकार की सामग्री आप उसको दीजिए। अन्यथा वो मन में अपेक्षा रख रहा है कि दादी मुझे गुलाब जामुन खिलाएगी और दादी करेले की सब्जी लेकर के आ गई। आप यथार्थ के नाम पर जो जो अभी तक पाठ्य पुस्तकों में घालमेल करते रहे, उस सब से बाहर आने की आवश्यकता है। बहुत वर्षों तक उसको एक तरह से विकृत करने का प्रयास किया और विशुद्ध वैचारिक आधार पर विकृत करने की कोशिश की गई। तो मुझे लगता है कि ये सब अब धीरे धीरे, हालांकि उस सब को लेकर के कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, शिक्षा का भगवाकरण जैसे वाक्य विन्यास आए, लेकिन इस सब से डरने की आवश्यकता नहीं। ये भगवाकरण नहीं है, ये भारतीयकरण है। शिक्षा का भारतीयकरण होने की आवश्यकता मुझे लगता है कि हर युग में रही है, आगे भी रहेगी। हम सब लोगों को सतर्क होकर के अच्छी रचनाओं को इसमें शामिल करना चाहिए। और आपका जो मूल कष्ट है उससे मैं सहमत भी हूँ और समर्थक भी हूँ इस बात का कि समकालीन रचनाकार बहुत अच्छी रचनाएं लिख रहे हैं। इन्हें मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि हमारे अशोक जामनानी जी बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। उनकी बूढ़ी डायरी है, व्यास गादी है, या अभी को हम उन्होंने लिखा है नर्मदा परिक्रमा पर। क्या कारण है कि हम अमृतलाल वेगड़ जी या अशोक जामनानी जी के नर्मदा परिक्रमा पर आधारित उस उपन्यास या उन कहानियों के कुछ अंश नहीं ले पाते? हमको नर्मदा परिक्रमा बैकवर्ड बनाती है, ऐसा उन वामपंथियों का सोचना है, और इसलिए वो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाती। तो कहने का तात्पर्य, इन सब चीज़ों को लेकर के लिखना चाहिए। हम विक्रमादित्य को भी याद करें, हम राजा भोज को याद करें, हमारे क्रांतिकारियों को स्मरण करें, तो मुझे लगता है कि सही इतिहास, सही संस्कृति बच्चों तक पहुँचेगी। पाठ्यक्रम उसका माध्यम बन सकता है।